की रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, स्केचेस बन प्रोटोटाइप बना ली। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आइडिया अच्छा है या नहीं है? हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं, डिजाइन की एवेल्युएशन करेंगे। सबसे पहले जरूरत, नीड, प्रॉब्लम फाइंड आउट की, उसके बाद उसके स्केचेस ड्रा किए, प्रोटोटाइप बना ली, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि कैसे पता चलेगा हमारा डिजाइन अच्छा है या नहीं। इसके लिए बहुत से वेज एग्जिस्ट करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन से वेज? यहाँ पे हम 4 डिफरेंट वेज को देखते हैं। एम्पेरिकल, फॉर्मल, ऑटोमेटिक। के हम में क्या होता है, यूजर को बुलवा के तो टेस्टिंग करवा लेते हैं। चीज आपने बनाई है प्रोटोटाइप, आप रियल यूजर को फाइंड आउट करोगे कि मेरी ये डिवाइस, फॉर एग्जांपल यूजर कौन होंगे, आपने मालव सियालकोट के लिए बनाई है, उसके यूजर आप आने वाला जो भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप रियल उनको बुलाओगे, आप कहोगे कि हमें ये परफॉर्म करके दे दें। कौन सी है, आगा नूर, सर्च करके बताएं। ढूंढेंगे कि आगा नूर किस फ्लोर पे है। अब वो सर्च करते हुए कितनी मिस्टेक कर रहे हैं या वो कितना इधर उधर से घूम रहे हैं, उन्हें लर्नेबिलिटी उनके लिए कितना टाइम लग रहा है, आप ये कैलकुलेट कर लेते हो। ये है कि हमने एम्पेरिकली अवेलुएट कर लिया, हमने देखा कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, कितनी एरर्स कर रहे हैं, ये चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। ये एम्पेरिकल था evaluation। दूसरा, इस लोगों ने पढ़ा हो, फॉर्मल मेथड, जिसमें हम मैथमेटिकली चीज को कि उसकी करेक्ट करते हैं थ्रू मैथमेटिक्स। थर्ड है ऑटोमेटेड टूल यूज करके। एंड लास्ट पे कर्टिक। कर्टिक का मतलब क्या है कि आपने एक्सपर्ट उस फील्ड में लिए और उनको दिखा दिया। जैसे एक बंदा है, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है यूजर इंटरफेस बनाने के। अब 20 साल के एक्सपीरियंस से वो बंदा लर्न कर चुका होता है, उसमें काफी चीजें देख के भी आपको बता सकते हैं। तो इवैल्यूएशन या करप्शन जो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, कुछ होते हैं उनकी बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकली होते हैं। टेक्निक जो है जिसमें हम evaluate करते हैं
करते हैं। इन सिचुएशन में करते हैं। इस स्लाइड में आपको यूजर टेस्टिंग से पहले, जैसे जब एक्चुअल हमने यूजर टेस्टिंग करनी है, देखें जब यूजर्स सबसे पहले सैम्पलिंग की जाएगी, आप फाइंड आउट करोगे कि मेरे इस प्रोडक्ट के यूजर कौन कौन है, फिर आपने उनमें से कुछ बंदे चूज करना है। जी बेटा। मैम बच्चों का ऐड नहीं हो रहा, वो आप मैसेज कर रहे हैं। बेटा अभी नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा से कनेक्ट हुआ है। एक तो आपको रिकॉर्डिंग कंप्लीट मिल जाएगी, दूसरा कि जहां तक समझ आती है इसको अंडरस्टैंड करें, जहां पे नहीं समझ आती मुझसे आके आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और इवन ऑफिस में ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन जो HE के नाम से है। अब यहाँ पे कब करते हैं हम कुछ बच्चों की मीटिंग जो है नहीं हो रही, वो मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको वो बोल रहा हूँ। एक यूजर टेस्टिंग से पहले यूजर टेस्टिंग वो हम, फिर उसके बाद आपने सैम्पलिंग यूजर कौन कौन होंगे, फिर आप किन से टेस्टिंग करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी क्लास में से 5 लोग सिलेक्ट कर दिया कि मेरे इंटरफेस की टेस्टिंग करते हैं, आपने पहले उन्हें हायर करना है। डेफिनेटली वो टाइम आपको दे रहे हैं तो वो उसकी कुछ ना कुछ कास्ट उसके साथ एसोसिएट होगी। फिर आपने जगह सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने किस जगह पे करवानी है, लैब सिलेक्ट करेंगे, वहां पे प्रॉपर अरेंज करेंगे चीजों पे, सॉफ्टवेयर रखी जाएगी। फिर आपने उनसे क्या टास्क परफॉर्म करवाओगे, उस पे सिनेरियो कोई वो आपको पहले बनाने पड़ेंगे प्रिपरेशन में। फिर आप सिनेरियो उनसे रन करवाओगे, देन आप क्या होगा उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे, यूजर जो बताएगा वो एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं बता सकेगा कि ये मसला हो रहा है। आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है, उसने यहाँ पे एरर की है तो उससे कोई मसला हुआ है, यहाँ पे उसने यहाँ पे टाइम ज्यादा लिया है तो यहाँ पे इंटरफेस में कोई मसला था। तो ये सारा काम जब यूजर टेस्टिंग होती है तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। आप बजाय इसके कि डायरेक्ट जब आप एक आपने प्रोटोटाइप बनाई है उसके बाद आप यूजर टेस्टिंग करवा लें, आप क्या करते हैं पहले ह्यूरिस्टिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कैसे, आप किसी एक्सपर्ट को देके अपना इंटरफेस उसको देते हैं और वो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगाएगा और 1 से 2 घंटे में आपको रिजल्ट भी वो दे देगा। जब यूजर टेस्टिंग करते हैं तो उसमें रिजल्ट आपको खुद से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको देख के बता देंगे, अच्छा इसमें हेल्प का बटन नहीं है, इसमें ये मसला आ रहा है, इसमें नेक्स्ट यूजर परसीव कुछ और कर रहा है और आपने उसका एक्चुअल वर्किंग कुछ और रखी हुई है, अफोर्डेंस फॉर एग्जांपल नहीं है इस इंटरफेस में। तो ये चीजें वो आपको बता देता है। एक तो कॉस्टली नहीं होती, लेस टाइम में हो जाती है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। इसलिए जब भी यूजर टेस्टिंग तो डेफिनेटली करनी होती है, क्योंकि वो रियल यूजर सिस्टम जो होते हैं हमें उनसे टेस्ट करना होता है। लेकिन हम कहते हैं उनसे पहले छोटी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट से एवेलुएट करवा लेते हैं। दूसरे सेकंड पॉइंट क्या है, बिफोर रीडिजाइनिंग। आपको पता चला है एक आपकी जो भी आपने प्रोटोटाइप बनाई है, डिजाइन बनाया, वो ठीक नहीं है, अनसक्सेसफुल हो गया। बजाय इसके कि उसको टोटली फेंक दें, उसमें कुछ चीजें अच्छी भी होंगी डेफिनेटली। आपने जो डिजाइन बनाया है वो रिजेक्ट हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया है, तो आप कंप्लीटली डिसहार्ट होकर उसे फेंक देते हैं और स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो आप कंप्लीटली फेंकने से पहले ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करवा लेते हैं और जिसमें एक्सपर्ट आपको बता देते हैं कि इसमें कुछ चीजें ये बेटर हैं, जो कि आप लेके अगला डिजाइन पे मूव हो जाओ। अगला डिजाइन बना लो लेकिन ये कुछ चीजें आप उसमें रख लें। थर्ड पॉइंट पे क्या है, अब आपको पता चला है कि प्रॉब्लम है इंटरफेस में, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है। समटाइम होता है ना, हमें समझ नहीं आ रही होती, हम कहते हैं कोई इशू है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या चीज है, कोई प्रॉब्लम है लेकिन क्लियर नहीं है। समटाइम हम उसे एग्जांपल इस तरह से कर सकते हैं, जब कोडिंग में आपकी एरर आती है लेकिन आपको मिल नहीं रही होती, आपके पास कि एग्जैक्टली मसला क्या है चल रहा है, आपको आउटपुट नहीं आ रही होती, आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा कि मसला किस चीज पे, डीबगिंग आप करते हो। सेम उसी तरह डिजाइन में कुछ ना कुछ इशू है, सक्सेसफुल नहीं है, यूजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही किस रीजन की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
क्या प्रॉब्लम है। उस सिचुएशन में भी आप क्या करते हो, अपना डिजाइन एक्सपर्ट्स को देते हो, आप ह्यूरिस्टिक्स एवेल्युएशन करवा लेते हो उनसे और वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लास्ट पे बिफोर रिलीज, आप लॉन्च करने जा रहे हो प्रोडक्ट, तो एक फाइनल, हम कहते हैं फाइनल टच देना है उसको। जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, अभी आपकी 1 आवर के बाद प्रेजेंटेशन होनी है, आप फाइनल चीजों को देख रहे हो, इंटरफेस ठीक है, चीजें जो शो करनी है, कोई ऐसी चीज जिसका वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता, आपने वहां यूज किया हुआ, आप उसे रिमूव कर दो। हो सकता है कि आपका एवेल्युएटर आपको उसी जगह पे रोक दे, अब वो उस पे आप ऐसे फंस जाओ कि आगे कुछ बता ही ना सकते। तो यहाँ पे क्या, आप स्मूथ रफ एंड को स्मूथ करने के लिए मतलब लास्ट पॉइंट पे आप कहते हो, जब आपने पेपर सारा कर दिया है, आप पेपर देने लगे हो, तो आप उसको थोड़ा सा देखते हो कि मैं इसको थोड़ा बेहतर बना लूं, लाइनिंग शाइनिंग लगा लूं, हेडिंग को हाईलाइट कर दूं। तो वो वाली चीजें उस टाइम पे भी आप अपने डिजाइन की ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन क्यों की जाती है, डिजाइन में प्रॉब्लम को निकालने के लिए। अब ह्यूरिस्टिक क्या होती है, कुछ ह्यूरिस्टिक एक्सपर्ट ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो बताई हुई हैं कि एक अच्छे डिजाइन में ये चीजें होनी चाहिए। हम वो डिजाइन गाइडलाइन लर्न कर लेते हैं और उनको अप्लाई करते हैं एक इंटरफेस बनाते हुए। अब ये ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन किस किस स्टेज पे हो सकती है, यूजर टेस्टिंग से पहले हो सकती है, रीडिजाइन करने से पहले हो सकती है, कि यूजिंग करके कुछ अच्छी चीजें उसमें से निकाल देते हो, और जब आपको पता है कि इसमें प्रॉब्लम है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या उस वक्त, और जब फाइनल एवेल्युएशन की जाती है। डिफरेंट लोगों के गाइडलाइंस, डिफरेंट रूल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे हम 10 ह्यूरिस्टिक जैकब नील्सन के डिफरेंट जिनके गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमने नील्सन के 10 ह्यूरिस्टिक्स पढ़ने हैं। यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। होता क्या है, 3 to 5 एवेल्युएटर्स इंटरफेस को एवेल्युएट करते हैं। मैं पहले आपको उसकी वर्किंग बता देती हूँ, फिर हम इसको देख लेते हैं। जैसे आप सबने असाइनमेंट बना ली है, अब मैं क्या करूंगी, सबके असाइनमेंट रख के उसके बाद शफल कर देती हूँ पूरी क्लास में असाइनमेंट। आपके सामने असाइनमेंट आ गई, पहला फेज क्या होगा, आप उस असाइनमेंट में से गो थ्रू करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इस बंदे ने बनाई कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ तो नहीं है, पहले सबसे पहले मैंने अंडरस्टैंड करना होता है, अच्छा ये 5 इंटरफेस बनाए हैं, 5 स्केचेस इसने ड्रा किए हैं, अच्छा इस पे क्लिक करने से आगे इधर जा रहा है और आगे इधर जा रहा है। पहली क्या होती है, सबसे पहले हमारा इनिशियल फेज क्या होती है, स्टेप 1, हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके इंटरफेस को। मैंने आपको जब दे दिया, आपने अंडरस्टैंड करना है, ये साथ साथ समझ लें क्योंकि आपने ये परफॉर्म भी करना है। आपने अंडरस्टैंड कर लिया इंटरफेस को, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये 10 ह्यूरिस्टिक जो मैंने आपको पढ़ाए होंगे, ये आपने सामने अपने रखने हैं, ये 10 चीजें हैं। इन 10 चीजों की बेस पे उसको एवेलुएट करना है, क्या ये इसको बना हुआ है, ये इन सारी इधर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इसमें वो वायलेट हो गई है, कोई ऐसा ह्यूरिस्टिक तो नहीं है जो वायलेट हो रहा है इस इंटरफेस में। अगर वायलेट हो रहा है तो आपने वहां पे पॉइंट कर देना है कि ये जो 1 पॉइंट है, फॉर नंबर 6 जो है वो वायलेट हो रहा है, उसकी वायलेशन हो रही है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये काम करना होता है। अब क्या किया जाता है एक्चुअल में, जब आप इंटरफेस बनाते हो तो 3 से 5 वैल्यूएटर सेलेक्ट किए जाते हैं एक्सपर्ट मार्केट में। 3 लोगों को फॉर एग्जांपल इंटरफेस दे दिया गया आपका, उन तीनों लोगों ने आपके इंटरफेस को अंडरस्टैंड किया, ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन की, जितने भी ह्यूरिस्टिक्स ये नील्सन के फॉर एग्जांपल हैं, आपने और चीजें पढ़ी होंगी, डिजाइन मैंने आपसे कहा सिंपल होना चाहिए, आप इधर देखेंगे इसका डिजाइन सिंपल नहीं है, आप बता देंगे कॉम्प्लेक्सिटी है। डिजाइन में अफोर्डेंस होनी चाहिए। अफोर्डेंस क्या चीज होती है, जो परसीव उस चीज से करते हैं और जो एक्चुअल उसकी वर्किंग होती है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या अफोर्डेंस डिजाइन में है या नहीं, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं आप उसके लिहाज से एवेलुएट कर देते हो, और फिर वो तीनों एक्सपर्ट्स
अपने रिजल्ट्स बना लेते हैं कि इस चीज में ये नहीं है, देन तीनों के रिजल्ट्स को मैच कर लिया जाता है कि अच्छा ये ऐसी प्रॉब्लम थी जो तीनों एक्सपर्ट्स ने निकाली है, इसका मतलब है ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, देन उसको इम्प्रूव करके अगले स्टेप में रिजॉल्व कर लिया जाता है, वो प्रॉब्लम उसमें से निकाल दी जाती है। अच्छा, इंडिपेंडेंटली चेक फॉर कंप्लायंस विद द यूजिबिलिटी प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो आपने पढ़ेंगे यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली चेक करते हो कि क्या वो यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट एवेलुएटर्स डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। अब हो सकता है कुछ हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक प्रॉब्लम फाइंड आउट, मैंने दो लोगों को सेम इंटरफेस दिया है तो आप कुछ और प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, आप कुछ और प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, देन दोनों को मर्ज करके एक फाइनल आउटपुट बना के दे दी जाती है कि ये वाले प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुए हैं आपके इंटरफेस में से। प्रॉब्लम दोनों एक्सपर्ट अपने अपने फाइंड करने के बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके एक एग्रीगेट बना लेते हैं, सारे ऐड करके प्रॉब्लम को एडिशन सम अप कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन आप वर्किंग यूजर इंटरफेस पे कर सकते हैं, स्केचेस पे कर सकते हैं। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो आपने अभी इनिशियल स्केचेस बनाए हैं हम ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन उन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और जब आपका वर्किंग एक फाइनल इंप्लीमेंटेड इंटरफेस बन जाता है उस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों स्टेजेस पे कर सकते हैं। वो 10 ह्यूरिस्टिक्स हैं क्या, 10 गाइडलाइंस क्या हैं, यहाँ पे आपको जस्ट उनका नाम बताए हुए हैं, इनकी डिटेल आगे होगी इस लेक्चर में। ओवरव्यू दे देती हूँ। शो सिस्टम स्टेटस, जी दाऊद बताएं क्या मसला है। एक्सक्यूज मी मैम, जी वो कुछ बच्चों का ऐड नहीं हो रहा मीटिंग में, वो मैसेज कर रहे हैं कब से, वो चेक करिएगा कुछ। ऐड नहीं हो रहा बेटा, वो यूनिवर्सिटी की आईडी से नहीं होंगे लॉगिन। हम यूनिवर्सिटी के आईडी से ही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। यूनिवर्सिटी की आईडी से अगर लॉगिन हो रहे हैं तो फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई वो नहीं लगाई हुई रेस्ट्रिक्शन। अगर यूनिवर्सिटी की आईडी से नहीं है तो फिर उनका लॉगिन नहीं होगा। रिकॉर्डिंग आपको लेक्चर की मिल जाएगी। मेरे पास वेटिंग रूम में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, सारे अवेलेबल। मैम उधर आ रहा है यू आर रिमूव्ड बाय होस्ट, तो वो दोबारा ऐड नहीं हो रहा, पहले है थे। बेटा मैंने तो किसी को नहीं रिमूव किया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए आप शेयरिंग करके जो कर सकते हैं, और अगर फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो फिर आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लें, नेक्स्ट तक इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ह्यूरिस्टिक है शो सिस्टम स्टेटस। आपके इंटरफेस को सिस्टम स्टेटस शो करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर वो आपको एक राउंड शो होता है, कोई भी चीज घूम रही होती है, कुछ वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है तो सिस्टम के ऊपर गोल गोल घूम रहा होता है, कुछ हो रहा है उससे पता चलता है, तो वो आपको स्टेटस दिखा रहा है कि कुछ हो रहा है। अगर कुछ शो ही नहीं होगा तो बंदे को लगेगा कि कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है, स्टक हो गया है, कुछ हो गया है, बंदा बंद कर देता है उसको। अगर आपने 1 सेकंड से कम वेटिंग है टाइम किसी काम को परफॉर्म करने का, फिर ठीक है, वो उसी वक्त शो हो जाता है रिजल्ट। अगर 1 सेकंड से ज्यादा है तो उस केस में आप कुछ शो करें कि कुछ काम परफॉर्म हो रहा है, ताकि यूजर उसके अंदर इन्वॉल्व रहे। और अगर 1 सेकंड से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड है तो शो करें, अगर 1 सेकंड से भी ज्यादा है तो आप उसको बार शो कर दें। जैसे शो हो रहा होता है कि इतना काम कंप्लीट हो गया है, 40% कंप्लीट हो गया, 70% कंप्लीट हो गया, 90% कंप्लीट, ताकि यूजर उसके साथ इन्वॉल्व रहे, चीज के साथ यूजर उसके अंदर इंटरेस्ट ना खो दे। जैसे होता है फॉर एग्जांपल आप यूजर नेम और आईडी आपने एंटर किया है और वो लॉगिन जो है वो नहीं हुआ, उस केस में क्या होता है, आपको आता है कि कोई मैसेज शो हो जाता है कि इनकरेक्ट है। अगर वो मैसेज शो ही ना हो तो इसका क्या है, स्टेटस बताया ही नहीं जा रहा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, लॉगिन भी नहीं हो रहा, कुछ शो भी नहीं हो रहा, क्या है, कुछ काम परफॉर्म भी हो रहा है या नहीं, तो यूजर फ्रस्ट्रेट होकर उसे छोड़ देगा। आपके सिस्टम को स्टेटस शो करना चाहिए, यूजर को साथ इन्वॉल्व
रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो कम डिस्क स्पेस जो है वो खत्म हो गई है, शॉर्टेज है उसकी, आप कोई चीजें डिलीट करने सजेशन दी जा रही होती है, तो ये सिस्टम को स्टेटस शो आपको बताया जा रहा है। साथ साथ यहाँ आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं, आता है 58% डाउनलोड हो गई है, 72% डाउनलोड हो गई है, तो ये साथ साथ स्टेटस यूजर को बताया जा रहा होता है। सेकेंड पॉइंट है फैमिलियर मेटाफोर एंड लैंग्वेज। मेटाफोर क्या होता है? जिस कॉन्सेप्ट की बेस पे, जैसे हम कहते हैं इसमें हम वो डिजाइन बना रहे होते हैं, अगर जैसे आप कहते हो स्क्रोलिंग हमने लाइक आईफोन की तरह की स्क्रोलिंग बनानी है, या हमने प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा होता है पहले कि इस तरह का प्रिंट होगा, जब आपकी डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आएगी, जब आप कंट्रोल पी करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगी तो इस तरह की आएगी। तो मेटाफोर वो चीज होती है कि जिससे इंस्पायर होके आप डिजाइन, आपने जिस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन बनाया होता है। या मेटाफोर या लैंग्वेज जो फैमिलियर है, इसका मतलब क्या है कि आप वो मेटाफोर, वो कॉन्सेप्ट यूज करो, वो लैंग्वेज यूज करो जो यूजर के लिए फैमिलियर हो, यूजर उसका यूज टू हो। आपने कोई अजीबोगरीब किसी, आपने कोई जार्जन जैसे कुछ ऐसी टर्म्स यूज नहीं करनी जिसका यूजर फैमिलियर ना हो, जो उसके लिए नई टर्म्स हो, अंडरस्टैंडेबल ना हो, जो जिसका वो यूज टू ना हो, वो आपने अपने इंटरफेस के अंदर नहीं यूज करनी कभी भी। कंट्रोल एंड फ्रीडम। थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या आता है, अगर कंट्रोल सिस्टम यूजर को कंट्रोल करता है, कैसे खुद से कुछ आगे परफॉर्म होता है, आगे चलता है, तो ये ना फील हो के यूजर जो है उसके पीछे पीछे मूव कर रहा है, ये फील आए कि यूजर का कंट्रोल है सिस्टम पे, यूजर के क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म होना है, यूजर ने आगे कोई डाटा एंट्री करनी है तो उसकी बेस पे रिजल्ट जनरेट होने हैं, कोई ये वाली फीलिंग ना आए कि सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है। एक अच्छा इंटरफेस जो है वो यूजर को कंट्रोल देता है। सेंस में भी किसी भी इंटरफेस में, जैसे आपने 5 डिफरेंट से, अब मैंने थर्ड स्केच पे मूव हुई हूँ, मैं उस पे एग्जिट करना चाहती हूँ, आपने वहां पे कोई ऑप्शन ही ना दी हो, ना मैं आगे जा सकती हूँ ना मैं पीछे जा सकती हूँ, दरमियान में स्टक हो गई, तो मेरे पास फ्रीडम तो नहीं है। आपने एक सिनेरियो में मैं मूव हुई हूँ, पे क्लिक किया था, फिर उसके बाद आपके इनको माइंड में रखते हुए डिजाइनिंग करना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? सेम, मिलता हुआ। जैसे अगर आपका आपने एक 5 इंटरफेस बनाए थे, फर्स्ट पे आपका होम बटन जो था वो लेफ्ट मोस्ट पे था, सेकंड पे आपने होम बटन राइट पे कर दिया, थर्ड पे आप जो मेन्यू बार है नीचे ले आए हो, तो आप डिफरेंट इंटरफेस पे इस तरह से चेंज ना करते जाओ, एक जो बनाओ, कंसिस्टेंट चीज बनाओ, जितने भी इंटरफेस आगे जाएंगे उन पे सेम चीज हो। एक जगह पे होम बटन, क्योंकि यूजर एक दफा लर्न कर लेता है, वो उसका यूज टू हो जाता है, आगे चीजें अगर उसे दोबारा से लर्न करनी पड़ती है, दोबारा मुझे दूसरे इंटरफेस पे जाके फिर होम बटन की लोकेशन चेंज हो गई है, मैं दूसरी जगह पे देखूंगी, तो मैं उस चीज से फेडअप बनना हो जाता है। आपने एक चीज बनाई, यहाँ पे मेन्यू बार टॉप पे होगा, तो आपकी पूरी वेबसाइट के हर पेज पे, अगर 500 पेजेस हैं तो उसमें मेन्यू बार टॉप पे ही होगा, आपने अगले पेज पे जाके उसकी लोकेशन चेंज नहीं कर लेनी। अभी आपने जो इंटरफेस बनाए होंगे उसमें आप ये पढ़ने के बाद एनालाइज करोगे, बहुत सी चीजें आपने इस तरह की होंगी। अब जहाँ कंसिस्टेंसी का क्या, हम पिक्चर्स दिखाती हूँ जिसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। अगर एक दफा होम बटन इधर है तो ये होम बटन है, अगर पावर बटन अभी तक चेंज है तो अनआई होगा, यूजर जो होगा उस चीज से इरिटेट होता है। कंसिस्टेंसी जब तक मैक्सिमम आप चेंज को अवॉइड कर सके, आपने अवॉइड करना है। एरर प्रिवेंशन, आपके इंटरफेस को
एरर नहीं आने देना चाहिए। एरर प्रिवेंशन का क्या मतलब है, तो एक देती हूँ जैसे अगर मैं आ रहे हैं उसने आपने डेट ऑफ बर्थ डाल है, अगर आप एक फील्ड रख देते हैं तो जो फील्ड रखेंगे उसमें यूजर गलत ऐड कर सकता है, पहले मंथ डालेगा फिर ईयर डालेगा, कोई कुछ डालेगा, कोई ने स्पेस दी या स्लैश कुछ ने नहीं दी, कैसे पता चलेगा कौन सा मंथ पहले डाला है यूजर ने या यूजर के माइंड में क्या था। तो यहाँ पे आपने एरर प्रिवेंट ऐसे करा, आपने एरर होगी उसमें गलत सिलेक्ट होने के चांस ही नहीं है। खुद से इंसर्ट करनी है तो मिस्टेक हो सकती है, अगर आपने कैलेंडर से करनी है तो मिस्टेक नहीं होगी। आपने एरर प्रिवेंट, आपने अपने जो इंटरफेस है उसमें एरर प्रिवेंशन ऐड कर दिया। नेक्स्ट रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल। अगर मैं कहती हूँ रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, कितने लोग को पता होगा? कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अच्छा, अगर हम ये कहते हैं, अगर मैं उसका आंसर अगर मैं ये करूंगी कि कौन तो हो सकता है, अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ ये ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं या फॉर एग्जांपल ये 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से कौन है रशिया का प्रेसिडेंट, तो उस केस में क्या होगा, सही होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मैं ऑप्शन दे देती हूँ आगे उस मोस्टली शुरू होती वो इन तीनों को पढ़ के, तो रिकॉग्निशन क्या है, ये पॉइंट क्या है, रिकॉग्निशन समझ लेते हो। अब यहाँ पे पॉइंट क्यों है, ये आल के ऊपर करना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए उसमें इंटरफेस में, आप चीजें दिखाएं ताकि यूजर आपका रिकॉग्नाइज करके उसमें डिसीजन ले सके, मेमोराइज करनी पड़े। फॉर एग्जांपल आपने लंबा चौड़ा सा लिख दिया, क्लिक आपने एक इंटरफेस पे दिखाया है, आपने क्लिक होम पे करना है, नेक्स्ट क्लिक आपने फॉर्मेट पे करना है, उसके बाद क्लिक सेटिंग करना है, उसके बाद ये करना है, आपने ओके कर दिया, ये चीज डिसअपीयर हो गई, उसके बाद आपको याद ही नहीं रहा कि आगे मैंने क्या क्लिक करना था, इतने ज्यादा। तो ये मेमोरी पे बेस कर रहा है, तो आपके इंटरफेस को मेमोरी पे बेस नहीं करना चाहिए, रिकॉग्निशन पे बेस करना चाहिए, आपको सामने चीजें व्यू करनी चाहिए ताकि यूजर जो है वो अपने रिकॉग्नाइज कर ले कि ये अच्छा इसमें से मुझे ये चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यूजर कोई चीज चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सके उसमें, कोई एफिशिएंट जल्दी टाइमली रिस्पॉन्ड करे, और अगर वो कोई चीज चेंज करना चाहता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, उसके पास इतनी ऑप्शन हो कि वो चेंज कर सके, उसमें परफॉर्म कर सके। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है? एस्थेटिक कॉस्मेटिक की सेंस में, एस्थेटिक देखते हैं जो देखने में अच्छा लग रहा है, कॉस्मेटिक्स इंटरफेस की कुछ कॉस्मेटिक्स होंगी जो कि अब लास्ट पे जाके हम इंटरफेस में कॉस्मेटिक्स सेट करते हैं, उसका कलर क्या रखेंगे, बटन्स किस जगह पे प्लेस करेंगे, बटन्स की शेप क्या होगी, तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए एक इंटरफेस को,
उसकी एस्थेटिक सेंस क्या है कि जो कॉस्मेटिक्स उसकी अच्छे तरीके से आपने की हो। एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, मिनिमलिस्ट, मिनिमम, कोई भी चीजें आपने अननेसेसरी ऐड नहीं करनी। अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो आपने ऐड नहीं करनी इंटरफेस। चीजें ऐड करके उसमें कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। ऐड करते जा रहे हैं, अब जो आपने इंटरफेस बनाए होंगे उनको मैं एवेल्युएट करूंगी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये बटन बनाने का कोई मकसद था, अगर मैं इस बटन को निकाल दूं तो क्या कोई काम ऐसा है कि परफॉर्म नहीं होगा? अगर उस बटन को निकालने से फिर भी आपका टास्क परफॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब है उस बटन की जरूरत नहीं थी, आपने अननेसेसरी ऐड किया। एक अच्छा डिजाइन क्या होता है? जो कि जितना सिंपल होता है, सिंपल डिजाइन एक अच्छा डिजाइन होता है। अब अगर आपने अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की हुई है तो वो डिजाइन अच्छा नहीं है। अगर किसी चीज की डिजाइन में जरूरत नहीं है, एक लाइन अगर फॉर एग्जांपल आपने लगाई हुई है, मैं पूछूंगी ये लाइन है, अगर निकालने से भी सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो फिर तो ये थी, आपने किया है। वो अननेसेसरी चीजों को आपने निकाल देना है, मिनिमलिस्ट डिजाइन बनाना है, मिनिमम चीजें होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। एक तो पहले पॉइंट था एरर प्रिवेंशन, एरर को प्रिवेंट करना है, एरर हमने आने ही नहीं देनी ताकि कोई मसला ना आए। अगर इन केस एरर आ गई है, डायग्नोज करें एंड एरर से रिकवर फ्रॉम एरर। अब एरर आ गई है तो आपको वो आगे शो करे, स्टक ना हो जाए कि सिस्टम अब स्टक हो गया, आगे क्या करें, यूजर भी ऐसे बैठ गया है, वो ऊपर सजेशन दे कि ये मसला हुआ है और इस मसले को इस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस जो है वो खत्म हो गई है, अब आपकी डाउनलोडिंग नहीं हो सकती, इसको इस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है कि आप उसमें से ये वाली चीजें, अननेसेसरी चीजें वो डिलीट कर दें तो आपकी स्पेस एम्प्टी हो जाएगी। आगे से सजेशन आपको डायग्नोज करे और रिकवर आप करे कि इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, सजेशन दे दे आपका इंटरफेस। लास्ट पॉइंट, किसी भी सिचुएशन में हेल्प बटन अवेलेबल होना चाहिए आपके इंटरफेस पे हर हालत में। अब आप में से बहुत से लोगों ने असाइनमेंट बनाई होगी जिसमें हेल्प की ऑप्शन नहीं होगी, तो आपके इंटरफेस में हेल्प होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन पे अगर यूजर को समझ नहीं आ रही तो उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो हेल्प अवेल कर सकता हो। ये 10 ह्यूरिस्टिक्स थे जिनका हमने ओवरव्यू देखा है। अभी पार्ट 1 वाली स्लाइड ओपन करें, जहां अगर आपने जूम ओपन किया हुआ है तो वही ओपन करते हैं। उसी वीक में आपकी पार्ट 1 के नाम से है स्लाइड्स, वीक 5 पार्ट 1। फिर जी, अब हम इंडिविजुअल इनकी 1 बाय 1 हमने 10 ह्यूरिस्टिक पढ़ लिए। कौन कौन से थे? शो सिस्टम स्टेटस, उसके बाद रिकॉग्निशन, कोई भी जो याद है वो बता दें। रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल, आपका सिस्टम रिकॉल पे बेस नहीं करना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, हेल्प होनी, एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन होना चाहिए। अब 1 बाय 1 हम इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। शो सिस्टम स्टेटस में देखें टाइम। अब अगर यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस दिखाई जा रही है आपके इंटरफेस में, अगर कोई भी काम 1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपने उसको बार शो करनी है, आपने उसकी प्रोग्रेस दिखानी है ऊपर। अगर 1 सेकंड से कम है तो आप आउटकम शो हो जाएगी उसी टाइम पे। अगर 1 सेकंड से अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड है तो वो आप शो कर देंगे, जैसे राउंड राउंड मूव कर रहा है तो कुछ एक्टिविटी हो रही है, यूजर वेट कर लेता है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा है तो आप बार शो करवाएं हमेशा।
उस टाइम की शो सिस्टम स्टेटस। अब अगर हम स्पेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये देखते हैं जहाँ पे आपकी गूगल अकाउंट जो होता है उसके नीचे शो हो रहा होता है यू आर करंटली यूजिंग दिस MB ऑफ दिस, मतलब टोटल आपकी जितनी स्पेस होगी आप कहेंगे करंटली आप इतने MB आपने यूज कर लिए हैं और आप 99% यूज कर चुके हैं। ये भी आपको एक स्टेटस दिखाया जा रहा है। एक अच्छा इंटरफेस यूजर को हमेशा स्टेटस अप टू डेट रखता है कि करंटली क्या एक्टिविटी हो रही है, कितना काम हो गया है, करंटली हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यूजर को बताता रहता है। चेंज, शो सिस्टम स्टेटस चेंज की सेंस में देखें, अगर आपने कोई फाइल चेंज की है, आप एक असाइनमेंट बना रहे थे, असाइनमेंट में आपने अगला इंटरफेस ऐड किया है, गलती से अगर आपने कुछ कर दिया है तो ये ना हो कि आपकी वो चेंज जो भी चेंजेस आपने की हैं वो सेव हो जाए। वो आपसे पूछे कि क्या आप चेंज करना चाहते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हैं मिस्टेकनली। ये भी हम एरर प्रिवेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टेकनली आप वो ना करते अपडेट। ये पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड इन द डॉक्यूमेंट, करना चाहते हैं या नहीं। वो आप अगर मैसेज शो होगा तो यूजर को याद आ जाएगा अच्छा ये मैंने तो कोई चेंज नहीं की, तो उस केस में आप बैक पे चले जाते हैं हमने नहीं करना। कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है तो वो भी स्टेटस शो करो। फॉर एग्जांपल ये किस चीज का है, इंटरफेस, इंटरफेस किस चीज का शो हो रहा है, फोटोशॉप का। फोटोशॉप में अगर आप वो कलर कोई सिलेक्ट करते हैं, कोई एक्शन कुछ चेंज आपने किया है तो वो आपको शो होना चाहिए ये चेंज हो गया। ये नहीं है कि आपकी डायग्राम अपडेट हो, जो पिक्चर आप एडिटिंग कर रहे हो उसका कलर टोटली चेंज हो जाए और यहाँ से आपकी कोई चेंजेस हुई थी और उसने शो की नहीं है, आपको एक्सप्लिसिटली बताया कि ये अपडेशन हो गई, ये कलर चेंज हो गई। शो सिस्टम स्टेटस की ही आगे एग्जांपल दी जा रही है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या शो हुआ है, मैसेज थैंक यू योर मैसेज वाज सेंट टू द seller and a copy was sent to the email address on your account. The seller will respond to you directly by the email. Back to the member profile. अच्छा, आप Amazon पे गए हैं, आपने एक बुक खरीदी है, बुक खरीदने के बाद आपने परचेज कर लिया, आगे अगर परचेज करने के बाद कुछ शो ही ना हो, अब यूजर को पता ही नहीं चला, यूजर ब्लैंक बैठा हुआ है कि पता नहीं अब क्या हुआ है, आगे बुक मिली है नहीं मिली, मैं दोबारा खरीदने पर क्लिक कर दूंगा, दोबारा खरीद। अब वो शो कर रहा है कि थैंक यू, आपके मैसेज जो है वो सेंड किया, आपकी बुक की कॉपी आपको ईमेल पे चली गई है और आप ईमेल ओपन कर रहे हैं। वो नेक्स्ट के लिए किसी भी जगह पे ब्लैंक यूजर को नहीं छोड़े, साथ स्टेटस बताता रहे। मैटलैब की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और साथ साथ कोई वर्किंग परफॉर्म कर रहे थे। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो आप कर दे तो उस पे तो आप हो गया स्टेटस इंटरफेस में ऐड ही इंटरफेस है उसमें। दूसरा पॉइंट फैमिलियर मेटाफोर एंड लैंग्वेज। अब ये प्रिंट प्रीव्यू कि आपने जो लैंग्वेज यूज करनी है वो टेक्निकल वर्ड्स ना यूज करें, कोई टेक्निकली आप कॉन्सेप्ट यूज ना करें जो उसका यूजर यूज टू होगा। जैसे रेलवे के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंटरफेस आपने रेलवे वालों के लिए बनाना है, आपने देखना है कि ये लोग किस लैंग्वेज के यूज टू होते हैं, वो लैंग्वेज जो उनके लिए फेमिलियर हो वही आपने यूज करनी है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक बिल, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, रीड करें। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे ये वर्ड यूज किए हुए हैं, क्या आप लोग यूज टू हैं इन वर्ड से? कोई भी यूजर होगा वो यूज टू होगा। लोन की कोई सर्विस है और वो ये बात कर रही है, क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, ईमेल। अब ईमेल के हम सब यूज हो रहे हैं, हमें ईमेल के वर्ड से आराम से पता चल जाएगा क्या बात हो रही है।
मैं अगर आपको कहती हूँ कि मैं नेक्स्ट आपको टास्क जो है उसको उसकी इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस कर दूंगी, अब आपको क्या समझ आएगी उस चीज की? इतनी हमें वो लैंग्वेज यूज करनी है जिसको यूजर समझ सके। हमें इस तरह के वर्ड, इस तरह के जर्जन यूज नहीं करने जिनकी यूजर को समझ नहीं आए। अब ये ला में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आप जाएं तो उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए होते हैं जिनकी टोटल बिल्कुल समझ नहीं आती। फैमिलियर लैंग्वेज एंड मेटाफोर में आगे क्या है? कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहे हैं, आपने सेलेक्ट करना है, एक फॉर्म आपने बनाया है, उसमें सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम होता है प्रोविंस सेलेक्ट कर लेते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान, सिटीज लिख दें कौन से साइड करने हैं। फॉर एग्जांपल उधर आप ऑप्शन दे देते हैं नॉर्थ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। आप सब में से पता होगा किसी को वो किस पाकिस्तान में रहता है, किसी को भी नहीं आइडिया होगा। तो आपने इस तरह की ऑप्शन से अवॉइड करना है, ऐसी ऑप्शन देनी है जिसका यूजर यूज्ड होंगे, यूजर फेमिलियर होंगे उन ऑप्शंस के। अब यहाँ पे अगर आप दे देते हैं उसमें सिटीज के नाम देते हैं तो वो इजीली सिलेक्ट कर सकता है एक यूजर। अगर आप करते हैं कि आप कौन से पाकिस्तान के कहाँ से बिलोंग करते हैं और उसमें दे देते हैं नॉर्थ पाकिस्तान, ईस्ट, वेस्ट, अब आप में से कौन बता सकता है कि वो किस पाकिस्तान में रहता है? नहीं पता होता। तो हमें फैमिलियर कैटेगरीज जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन आपने सेलेक्ट करना होगा किसी इंटरफेस में, तो वो कैटेगरीज ऐसी अच्छी तरह से समझ के अंडरस्टैंड करके उसके बाद सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरीज जो होंगी ये पर्टिकुलर टाइप के जो यूजर होंगे उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। देन आता है चॉइसेस, फैमिलियर चॉइसेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसमें क्या करना चाहिए? अब इसमें दोनों ऐसी चीजें हैं, अब हमें समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, शायद किसी इंटरफेस में आई हूँ कि हमें कैंसिल भी एक ऑप्शन होती है और एक दूसरी ऑप्शन होती है, हमें नहीं पता होता दोनों, मतलब दोनों केस में क्या होगा, समझ नहीं आ रही होती। कैंसिल प्रेस करें ये सेंड वाला प्रेस कर दे, दोनों एक ही तरह की सिचुएशन लग रही होती है। और वो बात जो मैसेज लिखा हुआ है, इसमें एक और पॉइंट है, जो मैसेज लिखा होता है कभी भी उसमें कोड यूज नहीं करना है। मैसेज जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे एक सिंपल सी आप यूजर को कन्वे कर रहे हैं, यूजर को एक सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे आपने ये इनवैलिड क्लिक किया है और ये वैलिड क्लिक किया है, या सिंपल बताया, उनको कभी भी कोड की फॉर्म में नहीं बताना आपने इंटरफेस पे डाटा। अगर किसी भी ने कोड की फॉर्म में यूज किया हुआ है, डिस्प्ले मैसेज किया हुआ है, तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो आपने कभी भी अडॉप्ट नहीं करनी। दूसरी बात कि जो चॉइसेस देनी है वो फेमिलियर हो, मतलब इसमें से कोई ऐसी चॉइस हो जिसका मतलब मुझे समझ आता हो कि ये करने से ये हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि सेव मुझे करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल के केस में मैं ठीक ऑप्शन पे जाऊंगी, या सेव करने के केस में अनएक्सपेक्टेडली कुछ गलती हो गई है जो सेव हो जानी है। अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं पता चल रहा, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी है जो कि सेव हो जाएगी, या मैं कैंसिल कर दूं, हो सकता है कि जो मैंने काम किया है वो कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। वो आपको एडवर्टाइजमेंट में कौन सा डाउनलोड आपने करना होता है वो वाली नहीं होती। तो इस तरह की चीजें ऐड नहीं करनी। ये आपको एग्जांपल इस तरह, ये आपको कुछ एग्जांपल उसमें से चंद दी जा रही हैं। आपके जितनी भी चीजें मैं क्लास में करवाती हूँ वो आपका माइंड एक्सप्लोर करने, खोलने के लिए, ताकि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, इनिशियल पॉइंट मिल जाए कि ये चीज है, और उसके बाद आप ये सोचें कि आपने ये ऐसी कोई भी चीज अपने इंटरफेस में नहीं लेके आनी जिसकी वजह से आपका यूजर रन आए। थर्ड पॉइंट है हमारा यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। आप यहाँ पे देखें, एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस फॉर्म में मैं अनडू करना चाह रही हूँ, कैसे करूंगी? मैंने पीछे जाना है, कोई ऑप्शन है?
अनडू करने की, इस जगह पे वो स्टक हो गया, यूजर एक जगह पे आके ये सोचता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, तो उसको हर हाल में क्वांटिटी ऐड करके कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे जा ही नहीं सकता। तो आपके यूजर, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे फील आ रहा है कि ये सिस्टम जो है हमें कंट्रोल कर रहा है रेदर देन कि हम एज ए यूजर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें ये फीलिंग आती है। आपके इंटरफेस में कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हर इंटरफेस के किसी भी पेज पे अगर आप गए हैं तो वहां से एग्जिट की ऑप्शन होनी चाहिए, बैक जाने की ऑप्शन होनी चाहिए, वहां से बाहर निकलने की ऑप्शन हमेशा होनी चाहिए। फ्रीडम टू एक्सप्लोर, यहाँ पे वो दिखा रहा है, देखें फ्राइडे जनवरी 31 की, फ्राइडे जनवरी 31 की फ्लाइट है, शो हो रही, और वो आगे से फ्रीडम है कि आप इधर उधर की डेज की भी मूव करके देख सकते हो कि इसमें शायद थोड़ी सस्ती हो, थोड़ी चीप हो, या इसमें कम टाइम वाली मुझे मिल जाए, री रिक्वायर्ड। आपको एक फ्लाइट शो हो रही है और उसके पास, आपके पास फ्रीडम है, आप थर्सडे वाली, वेंसडे वाली, ट्यूसडे वाली, 3 पिछले दिन वाली या 3 नेक्स्ट डे वाली भी देख सकते हो, आपके पास फ्रीडम अवेलेबल है, या नेक्स्ट मूव करके अगले डेज की देख सकते हो। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंसी की हमने बात की थी कि सेम होना चाहिए, अगर एक पेज पे जहां पे आपने शो कर दिया है नेक्स्ट पे भी वही होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो आपने बना दिया हुआ, फॉर एग्जांपल सैमसंग ने अगर कहा है होम पेज इधर होना चाहिए, तो इसकी अगर आप कोई भी नई चीज, नया इंटरफेस बना रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड एक कंपनी के होते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहला जो है सबसे ऊपर होम बटन कहाँ पे है, ये फर्स्ट पे, सेकंड लेफ्ट मोस्ट पे, सेकंड में होम बटन कहाँ पे आ गया है, ये इस जगह पे मूव हो गया। थर्ड पे देखें आए होम बटन कहाँ पे चला गया है, देन फोर्थ पे होम बटन इधर है, फिर ये फर्स्ट पे आ गया है, फिर ये थर्ड पे चला गया है। तो होम बटन चेंज होता जा रहा है, ये डिफरेंट मोबाइल्स के लेआउट आपको दिए हुए हैं, ये नहीं है बटन एक जगह पे रखा हुआ है तो यूजर उसका आदी हो जाता है, यूट्यूब हो जाता है। अब मुझे अपनी जितने भी नेक्स्ट वर्जन को इसी जगह पे रखूंगा, क्या चेंज, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, अच्छी चीज आनी चाहिए बीच में मॉडल। लेकिन एक चीज जो होती है, एक इंटरफेस की आप यूज टू होते हो, अगर आप उसके अंदर सिर्फ ये चेंज करो, चेंज किसी फंक्शनैलिटी का, चेंज किसी नई चीज का, छोटी सी भी चीज हो, नया कोई आपने इन्वेंशन ऐड कर दी है, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, या फॉर एग्जांपल वो वाइब्रेट कर रहा है किसी चीज पे, वो कहीं डेंजर है तो आपको अलर्ट कर रहा है, कुछ छोटा सा मॉड्यूल भी आपने चेंज दे दिया है उसमें, तो अगला मॉडल आ जाएगा, अगली चीज आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी चेंजेस कर देते हैं, लेआउट की चेंजेस करते हैं, तो उससे यूजर अनॉय होता है हमेशा। आप अगर वेबसाइट खुद से खोल के देखिएगा, कोई वेबसाइट आपने खोली है, उसके टॉप में पहले जैसे आपका वर्ड बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, अब वर्ड में होम बटन है, अब अगली दफा अगर आप क्लिक करो होम बटन किसी और जगह पे चला जाए तो आप अनाय नहीं होगे उस चीज से। अगर आपने इंसर्ट, आप यूज टू हो गए इंसर्ट करके टेबल पे मैंने क्लिक करना है, अगली दफा आप जाओ टेबल कहीं और मूव हो चुका और आप 5 सेकंड टेबल सेम, उसमें अपडेट आती है, उसमें कोशिश करनी चाहिए फंक्शनैलिटी की चेंज हो। जब भी नया मॉडल आता है उसमें आप नया कोई चीज नई क्रिएट के चलने से टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा होती हैं, तो एक्सेलेरोमीटर ऐड कर दो जिससे टाइपिंग स्पीड जो होती है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाती है और वो नहीं एरर कम हो जाती है। या ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बना दो ताकि पीछे से नजर आता रहे, तो उससे क्या हो जाएगा, नया मॉडल आ गया नया चीज के साथ, तो वो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। कुछ लेआउट की जो चेंजेस हैं, जैसे मैं यूज टू हूँ कि मैं राइट क्लिक, जहाँ पे होम बटन आएगा, अगली दफा अगर होम बटन चेंज हो गया है तो उसको यूजर इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इतना ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती। उसके साथ फंक्शनैलिटी कुछ ऐड होगा, कोई ना कोई चीज उसमें कोई ना कोई चीज फंक्शनैलिटी के वाइज अगर ऐड होगी। अगर सिंपल, अगर मैं कहती हूँ फंक्शन कोई भी नहीं ऐड हुआ और अगले मॉडल में क्या किया है, इसको उठा के सिर्फ होम बटन को जैसे इधर चेंज कर रहे हैं, होम बटन को लेफ्ट साइड पर कर दिया है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगी?
कुछ भी फंक्शन नहीं चेंज हुआ, एग्जैक्टली सेम है, मेमोरी सेम है, स्पेस सेम है, स्टोरेज जितनी भी वो कर रहा है सेम है, सब कुछ सेम है, और सिर्फ होम बटन को उठा के उधर कर दिया। हां, ये आपका एग्जांपल दिया जब सेम मोबाइल से आप कार्ड मंगा रहे हैं, फिर आपने आप नो कर दो तो उसमें चेंज सिर्फ होम बटन में चेंज हो तो बाकी सेम, तो वो मुश्किल होगा। अगर आपने ये वाला बटन यहाँ पे प्रेस, पावर का बटन था, अगला वर्जन उन्होंने सिर्फ नया दे दिया, पावर का बटन यहाँ पे कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कंसिस्टेंसी यहाँ पे। सारा बैक ऑप्शन हमेशा यहाँ होता है, हम यूज टू होते हैं कि हमने जब भी बैक जाना है यहाँ पे कंसिस्टेंट नेम्स। अब सम टाइम क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल कोई कंप्लेन आपने रजिस्टर करनी है, आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, फिर से वेबसाइट पे जाते हैं, आपने कंप्लेन दर्ज करनी है, उसमें वो पूछता है, एक आपसे टॉपिक पूछता है क्या मसला आ रहा है, प्रॉब्लम, उसके बाद वो कहता है कि सब प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए। अब सब प्रॉब्लम में ऐसे टॉपिक हैं जो आप जिनमें से आपको अपनी प्रॉब्लम किसी में भी लाई करते हैं नजर आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट पे इस तरह के इश्यूज आते हैं। आपने एक अच्छा इंटरफेस में इस तरह के इश्यूज को अवॉइड करना होता है। आपकी कैटेगरीज इस तरह से सिलेक्ट होनी चाहिए जो कि आपके जो सिनेरियो है पर्टिकुलर उससे कुछ मैच करती हो, कुछ जनरल नेम दे दें, कुछ इस तरह से बनाएं ताकि वो उससे मैच करती हो, इस तरह की ऑप्शन ना हो जिसमें यूजर बैठ के सोचता रहे मैं इसमें से क्या सिलेक्ट करूं, इसमें से तो कुछ भी नहीं है। कीबोर्ड्स देखे हुए हैं, कौन कौन से हैं, कोई कौन इसका नाम बताएगा? आईपीसी में किस में पढ़े होंगे आपने? इंट्रोडक्शन टू आईसीटी फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट वन कोटी और दूसरा डोरार। अब इसमें क्या हुआ, कीबोर्ड को चेंज करके दिया गया, ये कंसिस्टेंसी की एग्जांपल है कि एक जिसके साथ आप यूज टू होते हैं, इवन दो के नया जो आया उसमें उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी इसमें इंप्रूव होगी, इसमें जल्दी टाइप होगा, लेकिन फिर भी यूजर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यूजर एक उसके साथ यूज टू हो गए हैं क्वालिटी कीबोर्ड के साथ, तो उन्होंने वही यूज किया, उन्होंने नेक्स्ट वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप किसी चीज के यूज टू हो जाते हो कीज के, जैसे इसमें अल्फाबेट के आप यूज टू हो गए हैं, यहाँ होते हैं, वो नए आने वाले में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्लियर चॉइसेस, ये क्लियर एक अच्छा डिसीजन बता रहा था। आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। चल रहा था कैंसिल करने से क्या होगा और सेव करने से क्या होगा, हमें कर देगा तो पीडीएफ हो जाएगा। जी दाऊद बोले। दाऊद ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही है। बेटा जिस हद तक समझ आ रही है अभी इतना ही समझ लें, नेक्स्ट क्लास में आप क्लास में आ जाएं, क्लास में समझ लें, इसके अलावा मेरे ऑफिस में आके समझ लें। अभी तक जितनी मैक्सिमम हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम इसी तरह से लेक्चर ले सकते हैं, जिस हद तक मिलेगी उसके आपको जिस तरह के बगैर क्लियर रिकॉर्डिंग होगी अवेलेबल, उसको भी एक दफा सुन लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे ये एक क्लियर चॉइस की चॉइस की अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि ये अभी करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए।
बताएं पढ़ के क्या करना चाहिए इस केस में? कैंसिल कर देना चाहिए। The server host key is not cached. ये अनक्लियर चॉइसेस हैं, तो आपको ये सारी एग्जांपल मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर दे, इनिशिएट हो जाए कि ये इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, तो आपने इस तरह की, ये तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, और इसके रिलेटेड इस तरह की जो और मिस्टेक्स होती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए आपके इंटरफेस में। नेक्स्ट, एरर प्रिवेंशन। प्रिवेंट डाटा लॉस। आपके इंटरफेस को हमेशा डाटा लॉस प्रिवेंट करना चाहिए। कैसे? जैसे अगर आप कोई फाइल किसी में आपने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया है, आपकी प्रीवियस फाइल जो है वो अपडेट होती है, तो वो आपको चॉइस देता है कि डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू ओवरराइट, क्या करना चाहते हो, या आप कैंसल जहाँ एक नए नाम से सेव करना चाहते हो। तो ये आपको वो आपका डाटा को लॉस से बचा रहा है। मिस इंटरप्रिटेशन। मिसइंटरप्रिटेशन, यू हैव अनसेव डाटा ऑन कैंसल टू कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए उन्हें बता दिया क्लियरली कि अगर आपका कुछ डाटा जो है वो अनसेव पड़ा हुआ है, आपने कोई फॉर्म फिल किया था या कुछ ऑर्डर किया था लेकिन वो भी अनसेव है, अगर आपने कैंसिल करना चाहती हो तो ये उसका मतलब ये होगा, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। प्रिवेंट बैड इनपुट। अब ये वो एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेट जो राइट साइड पे है, डेट वो आपका अगर कैलेंडर के थ्रू होगी तो वो एक अच्छी चॉइस है, उसमें आपकी गलती होने की चांस नहीं है। अगर आप वैसे टेक्स्ट फील्ड दे देते हैं डेट के लिए, लेफ्ट साइड पे देखें जो दिया हुआ है, उसमें हर बंदा अपनी मर्जी से ही कोई डेट एंटर करेगा, डिफरेंट मंथ पहले, ईयर बाद में, कुछ इस तरह से। मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, कंफर्म भी नहीं होगा हमें, ये क्या 5 को मंथ कह रहा है या 6 को वो डेट कह रहा है, इस तरह की चीजें, एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर वो आगे मूव कर चलता है, उसने का डाटा लॉस, उसको मिस इंटरप्रेट हो गया है, उसने चीजें क्या, अगर आपने ओके और कैंसिल लिखा हुआ है यहाँ पे चॉइस, उसने क्लियरली बता दिया है, यूजर उसको मिस इंटरप्रेट ना कर ले कि ओके का मतलब क्या है और कैंसिल का क्या मतलब है। आपने क्लियरली बताया है कि अगर आप ओके क्लिक करोगे तो गो बैक हो जाएगा और सेव करोगे चॉइसेस, अगर कैंसिल क्लिक करोगे तो आप कंटिन्यू कर दोगे सेव किए बगैर। यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस नहीं है, प्रिवेंट किया है हमने। हम पढ़ रहे हैं एरर प्रिवेंशन, कि एरर को आने से पहले ही रोकना है, आपके ऐसा इंटरफेस बनाना है कि आपके इंटरफेस में एरर ना आए। उस केस में क्या किया हमने कहा, एक हमने एग्जांपल दी है, मिस इंटरप्रिटेशन से बचना है कि यूजर उसको कुछ और तरह से समझ ले हालांकि उसका मीनिंग कुछ और हो। ये बचने के लिए हम क्या कहते हैं, क्लियर ऊपर लिख देते हैं कि इसका मतलब ये है। दूसरा क्या है कि आप कोई इनपुट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने डेट इनपुट ले रहे हो, तो बजाय इसके कि एक आप टेक्स्ट फील्ड डाल दो जिसमें गलती होने के चांसेस हैं, आप क्या करते हो, आप कैलेंडर से डेट ऐड करवा लेते हो जिसमें हर बंदा एक ही तरह से ऐड करेगा। प्रिवेंट अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स। से जाके आपने बुक लेनी है, अब लाइब्रेरी वाले पहले आपसे लॉगिन करवाते हैं, फिर आपसे आपका अकाउंट बनाने के बाद आप कहते हैं सिलेक्ट करो पब्लिशर, ज्यादा सी चीजें आपसे करवा रहे हैं, तो आप उससे अनाए होके छोड़ देते नहीं है, वो बंदा अवॉइड उसको छोड़ देता है। यहाँ पे अननेसेसरी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि अगर आप कोई चीजें शो करना है, जैसे ये सिलेक्ट कैटलॉग, सिलेक्ट डिफरेंट फील्ड्स बना के उन्होंने वो किया हुआ है, फिर आपने से सर्च करनी है, तो आपने कि आप यूजर फेस के ऊपर यूजर से कहें ये भी सिलेक्ट, जैसे सियालकोट की आपने की हुई थी, मैं किस फ्लोर पे आप लॉगिन बनाती रहो, मेरे पीछे लाइन लगी हो लोगों की, तो मैम लॉगिन ना बनाए, उसको जो ऐड करनी है
एक्सपेरिमेंट मतलब में कुछ ऐसी मिस्टेक की अच्छी बातें हैं जिनको आपने नेल्सन के अंदर जर्नल ये चीजें हैं और ये पढ़ लोगे अगले मैं एक पे क्लिक करूंगी वो टेक्स्ट लिख लेंगे तो आगे जाएंगे ठीक है जितनी है मैं आपको अच्छी अटेम्प्ट है आपने इनको मैं लिंक क्रिएट करती हूँ आपने ये सारी जो है अच्छा ठीक है मैम इसी को हम लोग कैसे अपलोड करेंगे इसकी पिक्चर आप बनाएंगे और पिक्चर बना के वो जो मैं लिंक दूंगी वहां पे है डेफिनेटली आपका उसने सर्च भी बनाया नहीं सबसे अच्छा ये है कि मेरे सामने ही ब्रांड के नाम सर्च करूं तो वो शो इसी से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में पहले इसको कंप्लीट करना है उसके बाद आपका